हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ डार्क एवेंजर्स की एक और स्टोरी आर्क को। तो पिछले हम लोग जो है डार्क एवेंजर्स के 6 इशूज़ को अपने साथ अलग अलग शेयर कर चुके हैं और डार्क एवेंजर्स के 2 इशूज़ जो थे वो हमारे यूटोपिया की टॉपिक के अंदर एज अ टाई इन थे। तो इसका मतलब ये है कि हम अब तक डार्क एवेंजर्स के जो हैं टोटल 8 इशूज़ को अपने चैनल पर शेयर कर चुके हैं। और अब मैं जो हूँ आप लोग के साथ जो स्टोरी आर्क शेयर करने जा रहा हूँ डार्क एवेंजर का, इसके अंदर टोटल इसके 4 इशूज़ और हैं, यानी कि इशू नंबर 9 से इशू नंबर 12 तक वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। तो इस स्टोरी के हवाले से थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि डार्क एवेंजर्स आपको पता है कि डार्क रेन की एक सबसे ज़्यादा कोर और मेन सीरीज़ मानी जाती है। तो इस सीरीज़ के अंदर हम ज़्यादातर नॉर्मन ऑसबॉर्न, उसकी टीम, सेंट्री और इन सब चीज़ों के हवाले से देखने वाले हैं। और आज के एपिसोड के अंदर भी कुछ ऐसे ही होने वाला है कि हम ऑसबॉर्न की कुछ प्रॉब्लम्स, सेंट्री की कुछ प्रॉब्लम्स और इन एवेंजर्स के आपस के कुछ रिलेशन, कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर बातचीत वगैरह करने वाले हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा कि हम अपने चैनल पे क्या कर रहे हैं। लेकिन जो लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो ज्वाइन कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि हम अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, यानी कि एक के बाद एक कॉमिक उठा रहे हैं जिस तरह कि उनको रिलीज़ किया गया था। और इस तरह से हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी किस्म की टाइमलाइन बन चुकी है, जिस टाइम को अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस टाइमलाइन के लिए। और वहाँ से आपको सब कुछ समझ में भी आ जाएगा एक ही वीडियो के अंदर कि हम लोग ने इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करी थी और हम कहाँ पहुँच चुके हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और वीडियोस मैं आप लोग के साथ आगे शेयर करता रहूं। सो गाइस, चलिए अभी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे एवेंजर्स टावर के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि कमरे की तरफ चलते हुए जो है विक्टोरिया हैंड आ रही होती है, जो कि इस वक्त जो मिस्टर सेक्रेटरी से इस वक्त बात कर रही होती है। और उनको ऑसबॉर्न से कुछ काम होता है, तो इसलिए वो ऑसबॉर्न से बात कराने के लिए यहाँ पे आ रही होती है। और हैंड वहाँ पे जो है डोर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे लिखा आता है डोर एक्सेस डिनाइड। तो विक्टोरिया बोलती है कि एक्सेस डिनाइड, डायरेक्टर ऑसबॉर्न सर क्या वहाँ पे मौजूद हैं? इस वक्त सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लाइन के ऊपर है और वो आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा होता। तो विक्टोरिया दोबारा खटखटाती है और बोलती है कि सर क्या आप अंदर मौजूद हैं? तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ मैं अंदर हूँ, लेकिन अभी आने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वहाँ से ऑसबॉर्न किसी बात का जवाब नहीं दे रहा होता है। और ये देख के हम देखते हैं विक्टोरिया कुछ देर इंतज़ार करती है और बोलती है कि मिस्टर सेक्रेटरी मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन अभी हम लोग आपको पता है कि एक मिशन पे से आए और एब्सोल्युटली वो भी आपसे मिल नहीं सकते हैं। तो कहती है कि बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वो बाहर आते हैं तो मैं आपकी बात उनसे करवा दूँगी। लेकिन हम देखते हैं कि जैसी विक्टोरिया वहाँ से चले जाती है तो पीछे से ऑसबॉर्न चिल्लाता है कि विक्टोरिया क्या तुम वहाँ पर मौजूद हो? मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। हेलो, क्या तुम हो वहाँ पर? लेकिन हम देखते हैं कि विक्टोरिया वहाँ से जा चुकी होती है। और इसी तरह हम शिफ्ट होते हैं ब्रॉन्क्स के अंदर, जो कि न्यूयॉर्क सिटी का ही एक छोटा सा इलाका है। और यहाँ पे हम किसी और के पास नहीं बल्कि एरीज गॉड ऑफ वॉर के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि यहीं पे रहता है अपने बेटे के साथ। और हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और वो अपने बेटे को उठाता है और कहता है कि अलेक्जेंडर उठो लड़के, टाइम हो गया स्कूल जाने का। और इस तरह न्यूज़ के अंदर जो है पिछले जो कुछ दिनों में होता आ रहा है उसके बारे में बताया जा रहा होता है, यानी कि म्यूटेंट्स और डार्क एवेंजर्स की जो लड़ाई चलते हुए आ रही है। और इसको एरीज वगैरह भी और उसका बेटा अलेक्जेंडर भी देख रहा होता है। तो एरीज अपने बेटे की तरफ देखकर पूछता है कि क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? तो बोलता है कि मैंने आपको देखा था, मैंने देखा था कि आप टीवी के अंदर थे, वहाँ पे आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? तो कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें एवेंजर्स कहा जाता है और हम लोग जो है एक बैटल लड़ रहे थे। लेकिन वहीं पर अलेक्जेंडर अपना मुँह झुका के बैठ जाता है। तुम्हारे दिल में क्या सवाल है लड़के, वो मुझसे पूछो। तो वो बोलता है कि मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ कि जो आप कर रहे थे क्या आपको लगता है कि वो सही चीज़ थी, मतलब वो म्यूटेंट के साथ जो कुछ भी आप कर रहे थे? तो एरीज बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल ठीक था। तो अलेक्जेंडर पूछता है कि आपको इस बारे में कैसे पता कि जो आप कर रहे थे वो ठीक है? तो कहता है मुझे इसीलिए पता है क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा वाइज हूँ लिटिल बॉय। तो अलेक्जेंडर बोलता है लेकिन टीवी पे तो ये बता रहे थे। क्या बता रहे थे टीवी पे? नहीं नहीं कुछ नहीं, जाने दीजिए डैड, कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें बात करनी है तो मर्दों की तरह बात करना सीखो। पहले ये मुझे बताओ कि तुमने टीवी पे क्या सुना था? तो कहता है कि मैंने टीवी पे यही सुना था नॉर्मन ऑसबॉर्न के बारे में, कि वो एक किस्म का जो है मॉन्स्टर है। तो एरीज बोलता है कि हाँ क्या बात करी तुमने, काश मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडफादर से मिलवा पाता और तुम्हें पता चलता है कि असली मॉन्स्टर होता क्या है। तो अलेक्जेंडर बोलता है कि मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ आपसे कि वाकई में वो एक सही पर्सन है जिसके साथ आपको काम करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कोई अच्छा इंसान है।
तो एरीज बोलता है कि मुझे पता है कि मैं किसके साथ क्या काम कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। तो अलेक्जेंडर दोबारा पूछता है लेकिन आपको ये बात कैसे पता कि जो कर रहे हैं आप वो ठीक है। और एरीज को इसी बात पर गुस्सा आता है और जोर से टेबल के ऊपर अपना हाथ मारते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में, अब जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, फ़ौरन यहाँ से तैयार हो और बाहर निकलो। और इस तरह देखते हैं कि एरीज वहाँ से अपने काम के लिए आगे निकल जाता है और अलेक्जेंडर यहाँ पे बैठा हुआ वो न्यूज़ वगैरह सुन रहा होता है। लेकिन इतनी देर में उसको एक बीप की आवाज़ आती है जो कि दरअसल वहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेक उसको लेने के लिए आई हुई होती है, क्योंकि आपको पता है कि अलेक्जेंडर जो है निक फ्यूरी की सीक्रेट वॉरियर्स का हिस्सा है और ये बात अभी तक एरीज को नहीं पता चली है। और इस तरह वहाँ पे वो क्वेक के साथ बैठता है और वो लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं कुछ बातें वगैरह करते हुए। लेकिन इनको इस बार ये नहीं पता कि आज एरीज को उनके ऊपर शक हो चुका है और एरीज ने उसको क्वेक के साथ जाते हुए देख लिया है और वो अपनी बाइक पे बैठा हुआ उनको सब देख रहा होता है। तो वहीं पे अलेक्जेंडर पूछता है क्या तुम्हें पता है कि सैन फ्रांसिस्को के अंदर क्या हो रहा है? तो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि वहाँ पे बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। तो अलेक्जेंडर बोलता है कि हम उस बारे में कुछ करने वाले हैं? तो कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, अगर बॉस ने हमें कहा तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन इस तरह हम देखते हैं कि जब वो क्वेक के साथ आगे जा रहा होता है तो पीछे एरीज उसका बाइक से पीछा कर रहा होता है। और इस तरह हम लोग शिफ्ट होते हैं फ्यूरी के सेफ हाउस नंबर 7 के अंदर जो कि होम ऑफ सीक्रेट वॉरियर्स है। और यहीं पे हम देखते हैं कि जेके बोलता है कि तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो फ्यूरी? तो कहता है कि तुम्हें वो बात याद है बच्चों के मैंने तुमसे क्या कहा था कि जब मैं तुम्हें कोई चीज़ करने के लिए दूँ तो तुम चुपचाप वो कर लोगे, ये नहीं पूछोगे कि किस वजह से और क्यों करना है। अब मैं तुम्हें वो कह रहा हूँ तो आज वो दिन है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए इस किताब को पढ़ो, क्योंकि इस किताब के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी इंटेल रिपोर्ट है जो कि लिंक करती है एडवांस आइडिया मैकेनिक के जरिए। के अंदर उनका ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड रिलेशनशिप विद हाइड्रा के साथ सब कुछ इसके अंदर मेंशन है। तो इस वजह से मैं तुम लोग को ये किताब पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये किताब तुम लोग की फील्ड के अंदर जान बचा सकती है, इसकी कोई और वजह नहीं है। तो वहीं पे वो बोलता है कि मुझे तो इस किताब का साइज़ देखते हुए जो है सर में दर्द शुरू हो चुका है ऑलरेडी। तो क्वेक बोलती है कि नहीं यार ये इतनी भी बोरिंग नहीं है, ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है अगर तुम लोग उसको पढ़ोगे तो। वो कहता है कि तुम मुझे अब जो है एक नर्ड स्पाई के अंदर नहीं बदल दो डीजी। तो जेके बोलता है कि एक काम करो ना कि तुम ये किताब पढ़ लो और हम सबको इसकी हाईलाइट दे दो, हम समझ जाएंगे, ख़त्म हो गई बात। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे एरीज जो है इनके सेफ हाउस पे इनका पीछा करते हुए पहुँच चुका होता है। तुम लोग जब चाहो वापसी स्कूल जाके सीख सकते हो कि किस तरह से चीज़ों को वापसी लिया जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक उनको आवाज़ आती है कि इंट्रूडर अलर्ट, और हम देखते हैं कि दरअसल वो इंट्रूडर कोई और नहीं बल्कि एरीज गॉड ऑफ वॉर होता है। तो निक फ्यूरी बोलता है कि अरे डैम इट यार, ये तो इस बच्चे का बाप आ गया है। तो वहीं पे वो लोग सब बोलते हैं कि क्या मतलब इसका बाप आ गया है, कहीं तुम लोग का मतलब ये तो नहीं कि एरीज गॉड ऑफ वॉर आ गया है? तो फ्यूरी बोलता है कि बिल्कुल तुमने सही पहचाना, ये एरीज गॉड ऑफ वॉर ही है। तो डेज़ी बोलती है कि मेरे ख्याल से उसने हमें शायद फॉलो कर लिया है। तो जेके बोलता है कि आखिरकार तुम लोग को इतना बड़ा इंसान यानी कि इतना बड़ा आदमी कैसे नहीं देखा तुम्हें फॉलो करते हुए। और हम देखते हैं कि जब वो वहाँ उस दुकान के अंदर घुसता है तो वहाँ पे एक बार्बर की शॉप होती है जहाँ पे एक खुफिया गेट होता है जिसके जरिए वो लोग इस जगह को एक्सेस करते हैं। लेकिन एरीज उस जगह को देख के समझ जाता है और वहाँ पे जोर से अपनी कुल्हाड़ी मारता है और उस छत के नीचे ही बेसिकली उनका बेस होता है। वहीं पे जेटी पूछता है कि ये आखिरकार है क्या चीज़, क्या ये इसका एक्स है इतना बड़ा? तो वो बताता है अलेक्जेंडर कि नहीं ये कोई आम सा एक्स नहीं है बल्कि इसको ये खुद ज़्यूस ने दिया था। तो जेटी बोलता है कि नो वे, अब तो हमारे लगने वाले हैं। तो वहीं पे निक फ्यूरी बोलते हैं कि बस अपनी अपनी तशरीफ संभाल के रखो। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ से ज़ोरदार धमाका होता है और छत टूटती है और एरीज यहाँ पे आके कूदता है इनके सामने। लेकिन जेटी उसके ऊपर अपने चेन से मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन निक फ्यूरी समझाता है कि हेलफायर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा ही होता है कि जेटी जब उसकी तरफ चेन मारता है तो उसको चेन से उसी को खींचता है और ज़ोर से उसके एक एक्स मुँह में मारता है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और वहीं पर निक फ्यूरी अपनी गन निकालते और कहते हैं कि हाँ इसका मतलब ये था कि तुम्हें वहाँ पर रुक जाना चाहिए। और एरीज हम देखते हैं कि यहाँ पे इनकी तरफ आ रहा होता है और अलेक्जेंडर निक फ्यूरी के पीछे खड़ा होता है। और एरीज बोलता है तो आखिरकार तुम हो निक फ्यूरी? तो कहता है कि हाँ हम शायद पहले कभी मिल चुके हैं। तो वो पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे नीचे कर क्या रहे हो और तुम मेरे बेटे के साथ ये क्या कर रहे हो? तो कहते हैं कि मैं सिर्फ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो? मैं इसको ट्रेन कर रहा हूँ ताकि ये फाइट बैक कर सके। तो एरीज अपने बेटे की तरफ देखता है और बोलता है तो ये तुम करते हो सारा दिन, जब मैं काम पे निकल जाता हूँ मेरे पीछे तुम यहाँ पे आते हो? तो वहीं पे अलेक्जेंडर बोलता है कि डैड ये वर्ल्ड जो है ये एक बहुत ही बड़ी मैस के अंदर घिरा हुआ है, तुम लोग सब दूसरे कमरे में जाओ, यहाँ पे बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि सब के सब यहाँ से चले जाएं। और इस तरह वहाँ पे सब लोग जो हैं वो रूम छोड़ के चले जाते हैं और निक फ्यूरी एरीज से अकेले में बात करते हैं। तो वहीं पे एरीज पूछता है कि आखिरकार क्यों तुमने मेरे बेटे को ही क्यों चुना अपने लिए? हाँ तो कहते हैं कि तुम्हारे बेटे के पास एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पावर है, मैंने इतनी छोटे वक्त के अंदर ही उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रेन कर दिया जिसके ज़रिए वो बहुत कुछ अकॉम्प्लिश कर सकता है, लेकिन उसको अभी भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे अपने साथ लेकर आया हूँ। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है जिसको मैं वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता हूँ। और वहीं पर हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर ये सारी बातें छुप के सुन रहा होता है। तो वहीं पे एरीज बोलता है कि वेल अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो मुझे नहीं पता है कि उसको किस तरह से रेस करना है, मुझे नहीं पता है कि उसमें उससे किस तरह से बातें करूँ, मैं उसको किस तरह से खिलाऊँ, उसको मनाऊँ, मुझे ये सब आता ही नहीं है।
क्योंकि मेरे फादर और उनसे पहले उनके फादर उन लोगों ने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं है, बल्कि हम लोग तो मशहूर है अपने बापों को मारने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार मेरा बेटा जो है वो इस दुनिया के अंदर रहे और उसको एक डिफरेंट नज़रिए से देखे, जैसा मुझे कभी नहीं दिखाया गया है। हमारे फादर हमेशा लड़ाई झगड़े के अंदर बिलीव करते थे और वो हमें लड़ने मरने के लिए छोड़ दिया करते थे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी हमारी तरह ही जंगली बने। मैं चाहता हूँ कि इसको कुछ अलग हो, इस दुनिया के अंदर रहे और इन लोगों के जैसा बने। तो मुझे सच कहूँ तो नहीं पता है कि आखिरकार मैं इसको ये सब करवाऊँ तो कैसे करवाऊँ। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि वेल, आज तक मैंने किसी इमॉर्टल को कोई खास सलाह तो दी नहीं है और ना ही मेरे पास इसका कोई जवाब है, लेकिन तुम समझदार हो कि तुम्हें आगे करना क्या है। तो वहीं पे एरीज अपने बेटे की तरफ देखता है और पूछता है, तो क्या तुम इस पाथ के ऊपर चलना चाहते हो? तो अलेक्जेंडर बोलता है कि यस सर। तो एरीज बोलता है कि फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी एक बात जान लो फ्यूरी, अगर ये लड़का बैटल के अंदर मरा तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि वो एक वॉरियर की मौत मरेगा। तो कहता है कि हाँ, हो सकता है कि तुम, या हो सकता है मैं भी इस बात को मान लें कि एक वॉरियर की मौत मरना बड़ी बात है, लेकिन ये बात याद रखना कि अगर ये बात इसके ग्रैंडफादर को पता चल गई तो वो यहाँ पे आ जाएंगे स्ट्राइक डाउन करने के लिए हर एक चीज़ को, और तुम्हें हेडीज की फायर के अंदर इटरनली चलना पड़ेगा। उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट हैं, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही किसी से डरने की ज़रूरत है। लेकिन मैं यहाँ पे तुमसे ऑसबॉर्न के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। बड़ी इस बार मेरी बात मान लो, इस वक्त तुम जो गलत घोड़े के ऊपर सवार हो रहे हो। तो एरीज वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ उसके पास तुम्हारी पुरानी जॉब है और ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग भी होगा तुम्हारे लिए, लेकिन ये बात अच्छे से जान लो कि वो जो कर रहा है बहुत अच्छे के लिए कर रहा है। तो फ्यूरी बोलते हैं कि हाँ सही कह रहे हो, लेकिन ये बात याद रखना कि अभी तक ये शो ख़त्म नहीं हुआ है। और इस तरह हम देखते हैं कि सब वहाँ पे खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि अब अलेक्जेंडर को ऑफिशियली अपने बाप से परमिशन मिल चुकी है कि वो इस टीम को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन वहीं पे निक फ्यूरी बोलते हैं कि अपने अपना बोरिया बिस्तर बांधो और इस जगह को हमें जला के निकलना होगा। तो अलेक्जेंडर बोलता है कि नहीं, हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। डैड कभी भी ऑसबॉर्न को हमारी लोकेशन नहीं बताएंगे, वो जानते हैं कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि वो कभी खुद से नहीं बताएगा, लेकिन ऑसबॉर्न जो है वो बहुत ही चालाक इंसान है, उसके पास साइकिक्स हैं, वो इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेगा फ़ौरन और यहाँ पे पहुँच जाएगा। क्योंकि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी कुछ ऐसा ही करता। इस जगह को खाली करो और हमें यहाँ से निकलना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर निक फ्यूरी की तरफ देख के काफ़ी खुश हो रहा होता है। तो निक फ्यूरी बोलता है कि सही है बच्चे, अब अपना बोरिया बिस्तर बांधो और हमें यहाँ से निकलना होगा। और यहीं पे जेडी होश में आता और बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि तुमने अभी गॉड ऑफ वॉर से बैटल करी है और तुम ये बताने के लिए जिंदा भी रहे हो हेलफायर, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा दिन अच्छा जा रहा है। लेकिन वहीं पे क्वेक को रोकते हैं और बोलते हैं, और रही बात तुम्हारी, तो हमेशा तुम्हारी दो आंखें पीछे भी होनी चाहिए, हमेशा। तो वो कहती है कि बिल्कुल सर। मैंने कहा हमेशा, क्योंकि आज ये पूरी की पूरी कहानी एक बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में जा सकती थी तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से। तो क्वेक बोलती कि यस सर, मैं समझ गई हूँ, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और यहीं सब एवेंजर्स टावर के अंदर शिफ्ट होते हैं खाने की टेबल यानी नाश्ते की टेबल के ऊपर, जहाँ पे एवेंजर्स बैठ के आपस में अपनी बातें वगैरह कर रहे होते हैं कि सेंट्री वहाँ पे आ जाता है। और वहीं पे हॉकी बोलता है कि देखो जरा, कैप्टन क्रेजी वापसी लौट कर आ चुका है। तो वहीं पे मिस मार्वल बोलती है कि ओह, मुझे लगा तुम ऑसबॉर्न की बात कर रहे थे। तो वहीं पे जो है बुलजाई बोलता है विक्टोरिया की तरफ देखते हुए कि विकी डार्लिंग, मुझे ये बताओ कि तुम आखिरकार ये कब बात मानने वाली हो कि सेंट्री जो है अपने पागलपन के अंदर हम सबको मार देगा और वो इस बात को कभी रियलाइज़ भी नहीं करेगा। तो विक्टोरिया बोलती है कि सेंट्री बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ बिल्कुल सही चल रही है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बुलजाई बोलता है कि वाकई में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? और इस तरह देखते हैं कि सेंट्री अपने रूम के अंदर जाता है और बोलता है कि लिंडी, और वहीं पर उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लॉक मौजूद होता है और कहता है कि गुड मॉर्निंग मास्टर रॉबर्ट, क्या आप एक हैमबर्गर लेना पसंद करेंगे? तो वो कहता है कि मुझे ये बताओ कि लिंडी इस वक्त कहाँ है? तो वो बोलता है कि वो तो आपके ठीक पीछे है। और हम देखते हैं कि लिंडी वहाँ पे एक गन लेके उसकी तरफ खड़ी होती है और सेंट्री बोलता है कि लिंडी आखिरकार ये सब तुम क्या कर रही हो और ये तुम्हें मिली कहाँ से? तो कहती है कि ये उस एलियन बॉय की है जो कि एक दूसरे प्लेनेट से आया था और उसकी ये गन है और मुझे पता है कि इसके ज़रिए मैं तुम्हें मार सकती हूँ। तो सेंट्री बोलता है कि वाकई में तुम मुझे इससे शूट करने वाली हो? तो लिंडी बोलती है कि तुम इस बात को नहीं जानते हो बॉब, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हो। मैं इस बार जो हूँ सबको बर्बाद होने नहीं दूंगी। इस बार इस दुनिया के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे तुम्हें मारने से रोक सके। तो सेंट्री बोलता है कि लिंडी आखिरकार ये सब तुम कर क्या रही हो? हमने इसके बारे में बात करी थी ना। लेकिन हम देखते हैं कि लिंडी वहाँ पर उस गन से उसको शूट कर देती है, जिससे हम देखते हैं कि सेंट्री का सर वहाँ पर खुल के रह जाता है और वो गिर जाता है। और वहीं पे बोलता है कि क्या तुम लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है गाइस? तो कहते हैं कि क्या, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया। तो हॉकाई बोलता है कि छोड़ो, खैर कुछ भी नहीं होगा वो। तो हम दरअसल देख रहे हैं कि लिंडी को, आपको पता है कि बहुत पहले से शक है सेंट्री के ऊपर और उसको बहुत पहले से मारना चाहती है, क्योंकि वो सेंट्री की असलियत जानती है वो आखिरकार किस किस्म का मॉन्स्टर है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं नॉर्मन ऑसबॉर्न की कमरे की तरफ, जहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा और खामोशी हुई है और अगले पल वहाँ से जो है डोर ओपन होने की आवाज़ आती है और वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से कोई बाहर आ रहा होता है। टू बी कंटिन्यूड।